आप फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं अंजरुल बारी। और आज हम रामपुर पहुंचे हैं। रामपुर जो एक रियासत थी जिसका वक़ार इस वक्त दोबारा से बहाल किए जाने पर फ़िलहाल तमाम राजनीतिक दल जो इस क्षेत्र से हैं वो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। आज हम एक युवा चेहरे के पास आए हैं, उससे चीज़ों को जानने और समझने की हम कोशिश और उसको समझने के लिए आए हैं कि आखिर उसके मन में वो क्या आया कि जिसकी वजह से वो आज़म खान, जिसका ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 45 साल का सियासी कद रामपुर की राजनीति को तय करने का एक तरह से पैमाना के तौर पर उसे देखा जाता रहा, क्या चीज़ें उनके मन में आई कि अचानक वो आज़म खान के ख़िलाफ़ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी किस्मत को आजमाते हुए नज़र आ रहे हैं, बग़ैर ये सोचे समझे कि एक बड़े नेता के सामने और जो एक राजनीति में ये कहा जा सकता है कि कम उम्री, कम तजर्बा, वो तमाम चीज़ें इनके सामने हैं, बावजूद इसके इन्होंने ये हौसला दिखाया, ये हिम्मत दिखाई है। तो आज हम इन्हीं के पास आए हैं, इनसे चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के पास जाएंगे। और इस वक्त चूँकि हमारे साथ फैसल लाला जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हालांकि राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की चीज़ें ख़ास तौर से रामपुर की राजनीति को अगर हम समझना चाहें, आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, रामपुर एक रिवायती शहर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले सांसद जो चुन के गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, वो शिक्षा मंत्री बने। उसके बाद फिर दौर गुज़रा, 1977 में आज़म खान की एंट्री हुई। आज़म खान जब राजनीति में आए थे तो किराए के मकान पर थे। उन्होंने नवाबों को चैलेंज किया। उस वक्त नवाबों की हुकूमत होती थी और इस रामपुर को नवाबों ने बसाया था। रामपुर के लोगों को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर है और नवाब घराने को ललकार रहा है, शायद इस लड़के में दम है। रामपुर के लोगों ने फ़ौरन आज़म खान की क़यादत को कबूल कर लिया और उनको अपना नेता मान लिया। कुछ वक्त बीता, आज़म खान भी उसी मोड में आ गए जिस मोड में नवाब रहते थे। आज़म खान रामपुर के नए नवाब बन गए। जो जुल्म पीछे होता चला आया था, वही जुल्म आज़म खान ने करना शुरू कर दिया रामपुर के लोगों के ऊपर। तो ये आज़म खान का जो जुल्म सितम है रामपुर की आवाम के ऊपर, रामपुर की जनता के ऊपर, शायद उसको आप मुद्दा बना रहे हैं? क्यों बनना नहीं चाहिए क्या मुद्दा? कोई भी सत्ता पक्ष जब किसी कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर जुल्म करे, अपने मशीनरी का, अपने हथियारों का कमज़ोर के ऊपर इस्तेमाल करे, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? विपक्ष के पास जाएगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर के अंदर विपक्ष की भूमिका को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ निभाया है। चाहे समाजवादी पार्टी का दौर रहा हो या अभी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, जहाँ जहाँ मुद्दों पर बात होना चाहिए थी, हमने हर उस मुद्दे को उठाया है और लोगों के लिए हिमायत करने की कोशिश की है। आज़म खान ने रामपुर के लोगों को जितना सताया अपनी सत्ता के बल पर, शायद ही किसी ने सताया होगा। आपने शायद वो मूवी देखी होगी, नायक मूवी। अमरीश पुरी का जो किरदार है, वही किरदार रामपुर के अंदर आज़म खान का रहता है जब वो सत्ता में होते हैं। हमने आज़म खान को हर जगह एक्सपोज़ किया, जहाँ जहाँ उन्होंने चरस के झूठे मुकदमे लगाकर अपने विपक्ष के लोगों को जेलों के अंदर ठूसा। मुझे याद है वो वक्त जब मैं जेल में बंद था, क्योंकि मैं आज़म खान को एक्सपोज़ करता था और आज़म खान को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि उनको कोई एक्सपोज़ करे। वो सूबे के दूसरे मुख्यमंत्री कहलाते थे और उस शहर के अंदर मैं रहता था, एक कमज़ोर सा। नहीं, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि वो सूबे के दूसरे रैंक के नेता के तौर पर जाने जाते थे, काफ़ी बड़े नेता हैं। सूबे के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उनकी कलम से जब इंसाफ की जगह जुल्म निकल रहा था, तो हमने लोगों की हिमायत करी। जब हिमायत करी तो आज़म खान ने हमें जेल में डाल दिया। जब मैं जेल में पहुंचा तो जेल के अंदर 650 कैदियों से मेरी ऐसी मुलाकात हुई जो चरस के झूठे मुकदमों में बंद थे। उसमें नौजवान बच्चे भी थे, उसमें बुज़ुर्ग भी थे। आज़म खान के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाए, वो उसको इस तरीके से ख़त्म करा देते हैं कि आप सोच नहीं सकते।
इन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसा जाल बुना है प्रशासन का, पुलिस का, कि इनके सामने कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करता। रामपुर के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक बड़ा चेहरा पॉलिटिकल तौर पे देखे जाते हैं। रामपुर के अंदर नूर महल एक बड़ा चेहरे के तौर पर कांग्रेस में देखा जाता रहा। रामपुर के अंदर जयप्रदा ने भी नुमाइंदगी की, अमर सिंह का भी वर्चस्व और यहाँ पे देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। लेकिन आज़म खान के मुद्दे पर जब जब जनता जाकर उनसे इंसाफ की गुहार लगाती थी तो कोई भी नेता उस कमज़ोर व्यक्ति की मदद नहीं करता था। अच्छा, आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा और समझा जाए, इस वक्त जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री सीधे तौर पर किराना का जिक्र करते हैं, अमित शाह साहब मुजफ्फरनगर जब पहुंचते हैं तो बात पलायन की करते हैं, एक तरह से डिवाइड एंड रूल एक जो पॉलिसी बोली जाती है उसको यहाँ पर अपनाया जा रहा है, और इसको जो है एक तरह से मुद्दे के तौर पर विपक्षी पार्टी, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी आपकी नज़र में कहा जाए तो वो है। अब अगर ऐसी स्थिति में एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, आप अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखिए, हमारा यही तो कहना है कि ये लोग केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, जाति बरादरी और मज़हब की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। तो दोनों तरफ के नेता खुश हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों। ये दोनों तरफ के नेता खुश हैं, लेकिन जनता बहुत परेशान है। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, आज भी सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। टाट पट्टी पर बैठकर एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में रामपुर जैसी जगह में पढ़ता है। लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा शानदार मॉडल दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पत्नी जब हिंदुस्तान आई तो उन्होंने दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने की इच्छा जाहिर की थी। उनको लगा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक अच्छा मॉडल दिया है शिक्षा का। अमेरिका जैसी जगह, अमेरिका जैसा मुल्क दिल्ली से सीख कर गया और अपने यहाँ उसने स्कूलों को और बेहतर बनाने की कोशिश की। ये बहुत गर्व की बात है आम आदमी पार्टी के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अपने बोर्ड पे लिखा फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री इलाज। आप किस तरह से ये सुनिश्चित कर पाएंगे, हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे। दिल्ली के अंदर किया है, दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है। आपको यकीन है कि सत्ता में आ पाएंगे? अगर हमने दिल्ली में किया है तो फिर लोग हमें इंशाल्लाह विकल्प मानेंगे भारतीय जनता पार्टी का और हमारा साथ देंगे। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली फ्री चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी बसें चाहिए, फ्री बसें चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को 10 किलो राशन चाहिए, 2500 की पेंशन चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, बच्चों के अच्छे स्कूल चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को लोग चुनेंगे और उसका साथ देंगे। क्योंकि अब तक सारी पार्टियों ने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगे हैं, आम आदमी पार्टी ने अपने काम के नाम पर वोट मांगा है। लेकिन अभी भी जिस तरह से चुनाव है, जाहिर है कि जितने भी सियासी पंडित हम कह सकते हैं, वो तमाम के तमाम लोग ये मानते हैं कि चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रस्तान के इर्द गिर्द ही रहेगा। ऐसी स्थिति में जाहिर है कि वो चीज़ें दिख भी रही हैं कि विकास की बात, एजेंडे जो इस तरह की बातें होती हैं, उस चीज़ को कोई जिक्र नहीं कर रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में फिर आपकी इन बातों को कौन तवज्जो देगा? देखिए, जो सियासी पंडितों की आप बात कर रहे हैं, ये वोट नहीं देते हैं। ये सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपना एजेंडा जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। वोट देती है आवाम, वो आवाम जिसको आज बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है, वो आवाम वोट करती है। उस आवाम को अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा है। वो जानती है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी पार्टियां सिर्फ कहने की हद तक बातों को करती हैं, लेकिन पूरा नहीं करते अपने वादों को। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर जनता भरोसा करेगी, और जब जनता भरोसा करेगी तो वही जनता जिसने दिल्ली के अंदर बदलाव किया था 2013 में, वही जनता उत्तर प्रदेश के अंदर अब बदलाव करेगी। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि अगर रामपुर के मुद्दों की हम बात करें, रामपुर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रामपुर में अशिक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा है, अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं यहाँ पर। ऐसी स्थिति में आपका रोड मैप क्या है? इनको अच्छा करना है। मनीष सिसोदिया साहब ने दिल्ली के स्कूल अच्छे किए और उत्तर प्रदेश आकर उन्होंने कहा कि मैं भी स्कूल देखना चाहता हूं, तो योगी साहब ने पैरा लगा दिया मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कि आप यूपी का सरकारी स्कूल नहीं देख सकते। पुलिस की दीवार खड़ी कर दी। हम भी थे लखनऊ में साथ में उनके, जाने नहीं दिया आगे। इतने घटिया स्कूल हैं
कि आप स्कूल को देखने भी नहीं देना चाहते। आप नहीं चाहते कि मीडिया जाकर उनके स्कूलों की हालत को दिखाए। उन स्कूलों को बदलना है हमें। दिल्ली के अंदर भी जब हमारी सरकार नहीं बनी थी ना, तो वहाँ पे स्कूलों की ऐसी ही हालत थी। लेकिन आपका चुनावी कैंपेन शुरू होता है अयोध्या से। नहीं, अयोध्या से कैंपेन कहाँ शुरू हुआ? हमने तो हर मज़हब की बात की है। अगर अरविंद केजरीवाल साहब ने श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजने की बात कही है अपने टिकट पर, सरकार के ख़र्च पर, तो उन्होंने अजमेर की बात भी कही है कि मुस्लिमों को वो अजमेर की यात्रा कराएंगे। रहा सवाल विकास का, तो सबसे ज़्यादा जो बात की है विकास के मुद्दे पर वो आम आदमी पार्टी ने की है। मेन फोकस है विकास, मेन फोकस है बच्चों के स्कूल, अस्पताल, महिलाओं की सुरक्षा और बिजली। इस पे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। आप इसके अलावा बता दीजिए कौन सी पार्टी ने काम किया है इन मुद्दों पर। दूसरी पार्टियों ने तो केवल अयोध्या की बात की है, हरिद्वार की बात की है। दूसरे समाज के लोग तो उनको नज़र ही नहीं आते। एक ही तबके की बात होती है। और इन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर जितना जितना चंदा खाया है ये भी सबको मालूम है। आम आदमी पार्टी ने इनको एक्सपोज किया। राम के नाम पर चंदा खाने वालों की एक लंबी फहरिस्त संजय सिंह साहब ने पेश की तथ्यों के साथ। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड पर हैं, जनता के सामने हैं। जनता इस बार चुनाव में इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेगी। आम आदमी अच्छा, आज़म खान जैसा बड़ा नेता, उसके खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? क्या चुनौती है? हम तो अपने जो पार्टी का मुद्दा है, जो एजेंडा है, उस मुद्दे को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा अपने विचारों से होता है, दौलत से या अपने पद से छोटा बड़ा नहीं होता। कोई एक गरीब रिक्शा वाला है, उसके विचार अगर अच्छे हैं तो वो व्यक्ति मेरी नज़र में बड़ा व्यक्ति है। और कोई एक बड़ा आदमी है और उसके विचार घटिया हैं, वो कमज़ोर के लिए बुरी सोच और बुरी नीयत रखता है, तो मेरी नज़र में उससे छोटा आदमी कोई नहीं हो सकता। आज़म खान के अंदर जितना घमंड और तकब्बुर है, वो तकब्बुर शायद ही किसी एक मोमिन में होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है रामपुर के अंदर, उस पर क्या कहें? इन्होंने किया क्या है अलावा विक्टिम कार्ड खेलने के? जब जब खुद जुल्म करते हैं तो इनको नज़र नहीं आते वो आंसू जो इनके अब्बा की देन होते हैं। इन्होंने रामपुर के कितने परिवारों को बेरोज़गार कर दिया, उनके प्लॉटों पे कब्ज़ा कर लिया, उनके जानवरों को खोल के यूनिवर्सिटी ले जाके बांध लिया, उनके घरों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, दुकानें गिरा दी। वो परिवार के रोते चीखते बिलखते बच्चों के फ़ोटो आज भी मेरे पास मौजूद हैं। नहीं तो इस विक्टिम कार्ड का आपको नुकसान होता हुआ दिख रहा है? नहीं, क्या नुकसान होगा? रामपुर के लोगों को अच्छे से एहसास है कि ये मज़लूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सबसे ज़्यादा जालिम लोगों में अगर किसी का शुमार है तो आज़म खान के परिवार का है। इतने जालिम लोग हैं कि आप अगर करीब चले जाएंगे इनके तो आपको एहसास होगा कि इनका दिल कितना सियाह है। मुझे नहीं लगता कि रामपुर के लोगों पे इस बात का कोई असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फैसल लाला, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि रामपुर की राजनीति में इस बार बदलाव होगा, क्योंकि एक तरह से वो युवा है, नई सोच है और नए जज्बे के साथ वो चुनावी मैदान में हैं। और जाहिर है कि नेता जो है अपने विचारों से बड़ा होता है, और सियासत में कौन कितना जो है उम्र दराज है, कितना तजर्बेकार है, वो एक अपनी अहमियत ज़रूर रखता है। लेकिन जो उनका अपना एक एजेंडा है, जो विकास की उनकी अपनी एक बातें हैं, वो कहीं ना कहीं रामपुर के लोगों को रास आएंगी। और इसी उम्मीद और इसी आस के साथ फ़िलहाल आज़म खान के ख़िलाफ़ उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फ़ैसला किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमसे बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो इस ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।